हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम दिसंबर 2019 CSIR नेट मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पार्ट बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट z belongs to C, define a function fz equal to z bar square by z if z is not equal to 0 and 0 otherwise। ठीक है, आपको एक फंक्शन fz डिफाइन करा हुआ है और नॉन जीरो वैल्यूज़ के लिए fz की वैल्यू है z बार स्क्वायर बाई z और जीरो वैल्यू के लिए क्या है, जीरो है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो आपसे उसने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, आपको वो देखना है कि क्या फॉल्स पूछा है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। देखो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है कि उसने फॉल्स पूछा है या ट्रू, क्योंकि बेसिकली जैसे अभी मेरे मुँह से निकल गया ट्रू, तो बेसिकली हमारे माइंड में क्या रहता है कि वो ट्रू ही पूछेगा और हम उसी चक्कर में ऑप्शन को गलत कर आते हैं। ठीक है, तो जो ये वाला टर्म है ना, ये फॉल्स वाली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ऑप्शन दिए हैं कि कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर, नॉट एनालिटिक इन एनी ओपन नाइबरहुड ऑफ जीरो, जेड एफ जेड सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन एंड एफ जेड इज एनालिटिक इन सम ओपन सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं फंक्शन लिखती हूँ, जो मुझे फंक्शन दे रखा है एफ जेड इक्वल टू, ठीक है, आपको डिफाइन क्या करा है, जेड बार स्क्वायर अपॉन जेड, अगर जेड क्या है आपका नॉन जीरो है। ठीक है, और उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी अगर आपका जेड क्या है, जीरो है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, सबसे पहले आपको इसकी चेक करनी है कॉन्टीन्यूटी, कि कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। तो कॉन्टीन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं, हमें कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे और देखेंगे कि इसकी जो लिमिट है वो फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप बात करो तो आपको कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, एवरीवेयर बोला है उसने। वैसे अगर आप इस फंक्शन को देखो तो इसको कहाँ पर प्रॉब्लम है, कॉन्टीन्यूस होने पर, जीरो पर ही तो प्रॉब्लम है। तो अगर ये जीरो पे कॉन्टीन्यूस हो गया तो ये हर एक पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जीरो पर इसकी कॉन्टीन्यूटी को चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए जीरो पर इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं। सबसे पहले हम जीरो पे लिमिट निकालेंगे इसकी। तो लिमिट कैसे निकालेंगे आप, लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड। ठीक है, तो लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका, लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड की वैल्यू क्या है आपकी, जेड बार स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, मुझे इसकी लिमिट निकालनी है। अब देखिए इसकी लिमिट आप कैसे निकालेंगे, देखिए लिमिट कॉम्प्लेक्स में निकालने के हम पे क्या रहते हैं, काफ़ी मेथड रहते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, इसके अलग अलग पाथ पर लिमिट चेक कर सकते हो, जैसे हम करते थे, याद होगा आपको, y इक्वल टू एम एक्स रख के। ठीक है, ऐसे अलग अलग पाथ के अलोंग इसकी लिमिट देखोगे, अगर यूनिक आई तो क्या होगा, हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर डिफरेंट लिमिट आती है अलोंग डिफरेंट पाथ तो आप क्या कहोगे, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या रहता है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पुट करते हैं कॉम्प्लेक्स में जेड क्या रहता है आपका, जेड इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा। ठीक है, तो जेड बार क्या होगा, जेड बार होता है आर ई टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा। बार कैसे निकालते हो, अब बार का मतलब क्या है, यहाँ पे ये होता है आपका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हो, जब आप आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा को मैंने क्या करा, माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया, तो मुझे इसका कॉन्जुगेट मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसकी लिमिट निकालती हो। तो लिमिट कैसे निकालोगे, चाहे तो आप इस वाले मेथड से भी निकाल सकते हो, आप ट्राई करना इस वाले मेथड से, ये जो मैंने बोला ना अलोंग डिफरेंट पाथ्स वाला, तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, और चाहे तो आप जो मैं मेथड बता रही हूँ उससे भी लिमिट आप निकाल सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है लिमिट निकालने का। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पुट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट आर टेंस टू जीरो, जेड बार की वैल्यू क्या है, आर ई टू टी पावर माइनस आई थीटा, तो जेड बार स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर ई टू टी पावर माइनस टू आयोटा थीटा। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, अपॉन में आ जाएगा आपका आर ई टू डी पावर आयोटा थीटा। तो ठीक है, ओवरऑल आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपको मिला लिमिट आर टेंस टू जीरो, आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया, आर और ई टू दी पावर माइनस थ्री आयोटा
थीटा। ठीक है, आप जैसे लिमिट पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आर की वैल्यू लिमिट 0 पे पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। और हमें 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, देखिए यहाँ पे उसने बोला है कि अगर z 0 है तो फंक्शन भी क्या आ जाएगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो f0 कितना हो गया, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है यहाँ से, दिस इंप्लाइज f0 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे 0 वैल्यू दे रखी है तो ये आपके किसके इक्वल आ गया, जो लिमिट आई है वो f0 की इक्वल आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, क्योंकि उसे हमने 0 पे चेक इसलिए करा क्योंकि 0 पे प्रॉब्लम हो रही थी फंक्शन को, बाकी हर जगह आपका फंक्शन क्या था, कॉन्टीन्यूअस था। हमने 0 पे देख लिया कि 0 पे भी कॉन्टीन्यूअस आ रहा है तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, हर जगह कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ट्रू होगा। पर उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो उसने फॉल्स पूछा है तो हम ये वाला रॉन्ग कर देंगे क्योंकि ये फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन की तरफ देखिए, सेकंड में वो बोल रहा है fz इज़ नॉट एनालिटिक एंड एनी ओपन नेबरहुड ऑफ f0, यानी कि अब आपको fz की किसकी बात करनी है, अब fz की एनालिटिसिटी की बात करनी है। तो एक बार मैं फिर से fz लिख देती हूँ। तो अगर हम बात करें कॉन्सेप्चुअली तो एनालिटिसिटी और डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंस क्या रहता है, मैं बात करती हूँ पहले, सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी की। अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूँ तो देखिए डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है, आपको किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पे उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे। ठीक है, फिर उसी हिसाब से आप कह दोगे वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, फिर अगर मुझे किसकी बात करनी है, एनालिटिसिटी की। ठीक है, तो एनालिटिसिटी की बात करनी है तो मुझे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ता है कि वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। अगर कोई फंक्शन, सपोज करो कोई फंक्शन f(x) है, ठीक है, जो f(x) है वो a पर क्या है, डिफरेंशिएबल है और a के नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल है। ठीक है, a के नेबरहुड लोगे उसमें भी वो क्या आता है, डिफरेंशिएबल आता है, तो हम कहते हैं वो a पर एनालिटिक हो जाएगा। मतलब डिफरेंस समझ रहे हो आप, क्या है डिफरेंस, ये है कि अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो उसे एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना है। ठीक है, और अगर उसे एनालिटिक होना है तो उसे उस पॉइंट के नेबरहुड में भी क्या होना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, तभी आप क्या कहोगे, फंक्शन उस पॉइंट पर क्या है, एनालिटिक है। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी एनालिटिसिटी चेक करने के लिए हम क्या चेक कर लेते हैं, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो एनालिटिक तो हो ही नहीं सकता है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि इसकी एनालिटिक चेक करनी है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का एक सबसे जो बढ़िया एक तरीका होता है शॉर्ट वाला, वो ये रहता है कि आप क्या चेक करो कि f(z) इक्वल टू क्या आ जाए, 0। ठीक है, जिन पॉइंट्स के लिए f(z) 0 होगा उन्हीं पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आप क्या करो, फंक्शन का z की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो और वो 0 आएगा, जिन जिन पॉइंट्स के लिए वो 0 आएगा उन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है। मैंने ये बोला हो सकता है, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा ये आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो जिन जिन पॉइंट के लिए आएगा उन पर पॉइंट आपका फंक्शन क्या हो सकता है, डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो मैं पहले क्या करती हूँ, इसका डेरिवेटिव करती हूँ। तो मेरा फंक्शन क्या था, f(z) इक्वल टू z²/z। तो मुझे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी किस पर, किसी भी पॉइंट पर, है ना, एवरीवेयर बोला है ना उसने, ओपन नेबरहुड ऑफ 0, सॉरी 0 के नेबरहुड पर बोला है तो 0 पर देखते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगी, इसका z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालूंगी। तो आप जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, तो बताओ क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 2z/z। ये तो क्लियर है ना, 2z/z हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो अब देखेंगे हम पे क्या मिला, हमें ये वाला रिजल्ट मिला। अब जो ये आपका आया है डिफरेंशिएट करके, क्या ये 0 हो सकता है कभी भी? मैंने क्या कहा था आपसे कि डिफरेंशिएबल तभी होगा जब f(z) मतलब कि z की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 आ जाए। तो क्या कभी जो आपका डेरिवेटिव आया है, ये वैल्यू आई है ना डेरिवेटिव की, तो क्या कभी ये वैल्यू 0 हो सकती है किसी भी पॉइंट के लिए? देखो ऊपर है z' और अपॉन नीचे है z, तो और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि z 0 नहीं है। तो जब z 0 नहीं है तो क्या ये वैल्यू कभी भी 0 हो सकती है? कभी भी 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा, यानी कि किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और जब डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो नेबरहुड की तो हम बात ही नहीं करेंगे। जब पॉइंट पर ही डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर वो एनालिटिक तो हो ही नहीं सकता। तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट एनालिटिक इन एनी ओपन नेबरहुड ऑफ 0 और एनी अदर नंबर। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, पर उसने हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है इतना?
देखिए कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कहा ये एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। अगर किसी पॉइंट को डिफरेंशिएबल होना है, किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना है तो उसे उस पॉइंट पर जेड बार का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो जिन जिन पॉइंट पर 0 आएगा उन पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो हमने देखा कि जो मेरा फंक्शन दिया था मुझे, ये वाला फंक्शन, मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला जेड बार की रिस्पेक्ट में, तो मुझे इसका डेरिवेटिव क्या मिला, किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि जेड क्या है मेरा यहाँ पे, जेड इज नॉट इक्वल टू 0, तभी तो फंक्शन जेड बाई स्क्वायर बाई जेड है। और अब ये जब जेड 0 नहीं है तो क्या ये वैल्यू कभी भी आपकी 0 हो सकती है? ये वाली वैल्यू कभी भी आपकी 0 नहीं होगी। जब जेड ही 0 नहीं है तो ये वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है नेक्स्ट ऑप्शन में, जेड एफ जेड। तो जेड एफ जेड निकालिए। जेड एफ जेड क्या हो जाएगा आपका, जेड एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका जेड बार स्क्वायर बाई जेड है तो जेड हट जाएगा तो ये मिलेगा आपको जेड बार स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 0। ठीक है, इफ जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ जेड इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने गलती से जेड लिख दिया, यहाँ पे क्या था 0 था। ठीक है, अब ये मुझे फंक्शन, ये वाला अब मुझे इस फंक्शन पे बात करनी है, इस वाले फंक्शन पे। ठीक है, जेड एफ जेड पे, तो इस फंक्शन पे बात करते हैं। तो इस फंक्शन में क्या पूछा है उन्होंने, सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन। तो आपको सी आर इक्वेशन देखना है कि ये सेटिस्फाई करेगा या फिर नहीं करेगा एट 0 पर। ठीक है, तो मैं फंक्शन लिख रही हूँ। फंक्शन है आपका यहाँ पे जेड बार स्क्वायर। ठीक है, जेड बार स्क्वायर है और 0 है कब, जब 0 है। तो आप देखिए यहाँ पे जेड बार स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, जेड बार स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है, जेड बार स्क्वायर तो इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। फॉर्मूला क्या रहता है आपका, माइनस 2 आयोटा एक्स वाई। इतना क्लियर है, यही तो मिलेगा आपको जेड बार स्क्वायर। और इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपको मिलेगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते थे, आपको ये एक फंक्शन मिल गया है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो इसमें से सबसे पहले आप यूज छाड़ते थे। यू क्या रहता है, इसका इमेजनरी पार्ट फंक्शन का, तो इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से वी छाटेंगे तो वी क्या आएगा इसका, तो सॉरी यू क्या रहता है, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वी क्या रहता है, इमेजनरी पार्ट, तो माइनस का 2xy। यू मिल गया और v मिल गया। अब आपको सी आर इक्वेशन पता ही है क्या रहती है, तो आप यू एक्स निकाल लीजिए। यू एक्स इक्वल टू आ रहा है आपका 2x। ठीक है, और वी वाई निकाल लीजिए। वी वाई इक्वल टू क्या आएगा आपका, माइनस का 2x। ठीक है, और फिर यू वाई निकाल लीजिए। यू वाई इक्वल टू आएगा आपका माइनस का 2y एंड यू वी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 2y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आपकी सी आर सेटिस्फाई हो रही है। सी आर हमारी कब सेटिस्फाई होगी, सी आर हमारी क्या रहती है, सी आर हमारी रहती है जब आपका यू एक्स इक्वल टू क्या हो वी वाई के, और यू वाई इक्वल टू का काय के हो आपका माइनस का बी एक्स के। ठीक है, तो अगर इसे सी आर को सेटिस्फाई कराना है तो इसको क्या होना चाहिए था, यू एक्स इक्वल टू वी वाई के, यानी कि 2x इक्वल टू माइनस 2x के, यानी कि 2x प्लस 2x इक्वल टू 0, यानी कि 4x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 होना चाहिए था। ठीक है, और इसी यहाँ से ऐसे आप करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 0। यानी कि अगर इस फंक्शन को सी आर सेटिस्फाई करानी है तो ये सी आर सेटिस्फाई कब कराएगी, जब x y क्या हो 0, यानी कि किस पे कराएगी, 0 0 पर सी आर सेटिस्फाई कराएगी। तो उसने आपसे यही पूछा था जेड एफ जेड सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन एट 0, तो ये ट्रू हो जाएगा ना, क्योंकि ये केवल 0 पर ही इक्वल आ रहे हैं। ओनली 0 पर ही क्या होगा, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, सॉरी एक मिनट, यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। केवल कहाँ पे होगा, जब x और y क्या होंगे आपके 0, यानी कि ओरिजिन पे। तो ये ट्रू हो जाएगा ऑप्शन की, एट जेड एफ जेड सेटिस्फाई द कॉची रीमान इक्वेशन एट 0, ट्रू है। तो ठीक है, तो उन्होंने पूछा था फॉल्स, तो यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही हम पे बचा, वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कौन सा, एफ जेड इज एनालिटिक इन सम
ओपन सबसेट ऑफ सी, ठीक है। पर हमें पता है कि नहीं, ये वाला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि अभी हमने चेक किया था कि जो हमारा एफ जेड आ रहा था वो कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा था, तो एनालिटिक तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये फॉल्स है, पर उसने यही पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स f such that c to c be an entire function। एक एंटायर फंक्शन दिया है आपको विथ f 1/n इक्वल टू 1/n स्क्वायर, ठीक है। आपको एक एंटायर फंक्शन दिया है f, जो कि क्या है, डिफाइन कहाँ पे, c से c पर डिफाइन है, एंड कंडीशन क्या है, f 1/n इक्वल टू 1/n स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो उसने पूछा है कि ऐसा कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सच फंक्शन इज़ नॉट यूनिक नहीं होगा, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर होगा, और नीड नॉट टू बी अ पॉलिनोमियल, ज़रूरी नहीं कि वो एक पॉलिनोमियल ही होगा, ठीक है। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे होते हैं कि आपको एक एंटायर फंक्शन दे रखा हो उसने, और इस टाइप से कुछ डिफाइन कर रखा हो, तो यहाँ पे मोस्टली क्या रहता है, कभी यहाँ पे आइडेंटिटी थ्योरम यूज़ होती है, कभी यूनिकनेस थ्योरम यूज़ होती है, ठीक है। मतलब इस टाइप के बेसिकली 99% केसेस में यही होता है। तो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं हमें दिया क्या है। हमें दिया है f 1/n इक्वल टू 1/n स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब उसने पूछा था कि ऐसा कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यूनिक नहीं होगा, या फिर जो भी उसने पूछ रखा है। तो अगर आप यहाँ पे क्या करो, आपको एक तरीके से ध्यान दो, तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर आप इसे z मानोगे, जेड एन कंसीडर करोगे, एन में इसलिए कंसीडर कर रही हूँ इसके सफिक्स में, ठीक है। तो आपको एक तरीके से जेड एन क्या है, 1/n दिया है, ठीक है, क्योंकि एफ जेड एन कहाँ जा रहा है, 1/n स्क्वायर पे, ठीक है। ये जा कहाँ पे रहा है, 1/n स्क्वायर पे जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान दो तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो अगर जेड एन क्या जा रहा है, 1/n स्क्वायर पे, आपको जेड एन क्या है, 1/n है, ये किस पे जा रहा है, 1/n स्क्वायर पे। तो ये कब जा रहा होगा, जब इसका स्क्वायर हुआ होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करके तो आपको 1/n स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो ये फंक्शन हुआ इसको मान लो जी जेड, इसको आप क्या मान लो, जी जेड, ठीक है। तो क्या करा मैंने, यहाँ पे कुछ भी नहीं करा। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, हमें एक फंक्शन दिया होता है f 1/n इक्वल टू n स्क्वायर। तो हमने पहले यहाँ पे इतना देखा कि जो हमारा 1/n है वो n स्क्वायर पे जा रहा है, तो वो कब जा रहा होगा, जब हम क्या कर रहे होंगे, हमें जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर कर रहे होंगे, तभी तो हमें रिजल्टेंट क्या मिल रहा होगा, स्क्वायर मिल रहा होगा, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन कंसिडर किया जी जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है इतना। अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे देखिए जी जेड इक्वल टू हमने क्या माना, जेड स्क्वायर, तो जी 1/n क्या मिलने वाला है आपको, 1/n स्क्वायर, यानी कि फॉर सेट s इक्वल टू 1/n, ठीक है। फॉर सेट इक्वल टू 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आपको क्या हो रहा होगा, आपका इस सेट के लिए क्या हो रहा है, आपका इस सेट के लिए आपका जी जेड और एफ जेड क्या हो रहे हैं, आपके इक्वल हो रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस सेट के लिए आपके क्या हो रहे हैं, आपके जी जेड और एफ जेड इक्वल हो रहे हैं फॉर जेड बिलोंग्स टू एस। ये तो समझ में आया कैसे किया मैंने, क्योंकि आप देखिए एफ जेड की प्रॉपर्टी क्या थी कि वो 1/n को n स्क्वायर पे भेज रहा था, और जी जेड भी क्या कर रहा है, इस सेट 1/n के लिए क्या कर रहा है, 1/n को 1/n स्क्वायर पे भेज रहा है। तो एफ जेड और जी जेड क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। अब हमारी आइडेंटिटी थ्योरम क्या कहती थी कि अगर आपके पास दो फंक्शन है आपके पास एफ और जेड, ठीक है। तो अगर आपके पास दो फंक्शन है, मैं लिख देती हूँ एफ और जी, और ठीक है, और ये दोनों इक्वल हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेट के लिए, ठीक है। सपोज एफ एंड जी आर इक्वल फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सेट ई, ठीक है। तो अगर और क्या दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि जो आपका एफ का लिमिट पॉइंट है, एफ का जो लिमिट पॉइंट का सेट है, सपोज इसका लिमिट पॉइंट का सेट क्या आएगा, ई क्लोजर, जो इसका लिमिट पॉइंट का सेट है वो सबसेट हो जाता है किसका, डोमेन का। तो क्या होता है, तो ये एफ और जी आपके ई पर ही इक्वल ना होकर पूरे के पूरे डोमेन पर इक्वल हो जाते हैं। तो एफ और जी इक्वल हो जाएंगे आपके किसके लिए, फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी, यानी कि पूरे डोमेन पर ही इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी थ्योरम होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसी एक यूनिकनेस थ्योरम भी होती है हमारे पास, ठीक है। तो हम एक बार मैं आपको फिर से आइडेंटिटी थ्योरम समझा देती हूँ।
आइडेंटिटी थ्योरम कहती है आपकी कि अगर आपके पास दो फंक्शन है जो कि किसी पर्टिकुलर सेट पे इक्वल्स है, जैसे यहाँ पे मेरे पे क्या था, f था और g था, दोनों 1/n टाइप के सेट के लिए क्या आ रहे थे, इक्वल दे रहे थे। f 1/n भी 1/n स्क्वायर दे रहा था, f भी क्या कर रहा था 1/n को 1/n स्क्वायर पे मैप कर रहा था, ये कर रहा है ना मैप, और g भी क्या कर रहा था 1/n को 1/n स्क्वायर पे मैप कर रहा था, किसके लिए, सेट इस s के लिए। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, अब हम क्या चेक करें कि अगर f का लिमिट पॉइंट का सेट किसका सबसेट हो जाता है, d का, यानी कि यहाँ पे डोमेन क्या रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, f और g केवल s पर ही इक्वल नहीं होंगे, ये पूरे c पर ही इक्वल हो जाएंगे। तो आप चेक कीजिए जरा, इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे 1/n का, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, 1/n सेट का लिमिट पॉइंट क्या आएगा, इस सेट का लिमिट पॉइंट 0 है ना, तो 0 इसका लिमिट पॉइंट का सेट हो जाएगा क्लोजर का। ठीक है, और ये किसका सबसेट हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा आपका सी का सबसेट होगा या फिर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो यहाँ अब क्या होगा, अब जो आपका एफ और जेड है, जो अभी तक किस पे इक्वल हो रहे थे, जो केवल एस पे इक्वल हो रहे थे, अब वो एस पे इक्वल ना होके आपका एफ जेड इक्वल टू जी जेड, जो कि किसके इक्वल था, जी जेड इक्वल टू था आपका जेड स्क्वायर के, तो अब ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये रिजल्ट मिल चुका है हमें, किससे, आइडेंटिटी थ्योरम से। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ, यहाँ पे एफ जेड इक्वल टू क्या आ गया आपका, जी जेड के फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन 2 होगा, इस रिजल्ट से आपको क्या पता चलता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन वो कह रहा था कोई ऐसा एफ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें एक ऐसा एफ क्या मिल गया, जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन बोला सच एन एफ इज़ नॉट यूनिक, यूनिक था क्योंकि आपने कंसीडर किया था यूनिक नहीं है, तो आपने एक जी जेड भी लिया था, बट वो इक्वल आ गया, यूनिक होगा, ये भी गलत है। एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, करेक्ट ऑप्शन है, यही रिजल्ट मिला है हमें। एफ नीड नॉट टू बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो देखो आपको जो फंक्शन मिला है जेड स्क्वायर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन 2 होगा, ये वाला। तो ध्यान रखिएगा आइडेंटिटी थ्योरम का स्टेटमेंट, ऐसे एक यूनिकनेस थ्योरम में जब भी हमें इस टाइप के फंक्शंस दे रखे होते हैं क्वेश्चंस में, ऐसे स्टेटमेंट दे रखा होता है, एंटायर फंक्शन है और इस टाइप से कुछ दे रखा होता है, तो आपको ध्यान रखिए मोस्टली आइडेंटिटी यूनिकनेस ऐसी थ्योरम यूज़ होती हैं। एक बार मैं फिर से स्टेटमेंट आपको समझाऊंगी। देखिए उसमें बोला था कि अगर दो फंक्शन हैं आपके एफ और जी, जो कि किसी पर्टिकुलर सेट पे क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, और अगर जो उस पर्टिकुलर सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो क्या हो जाए, वो आपका बिलोंग कर जाए किसके अंदर, डोमेन के अंदर बिलोंग कर जाए। ठीक है, या फिर उसके लिमिट पॉइंट का साइड क्या हो जाए, आप एक तरीके से क्या कह सकते हो, उसका सबसेट हो जाए। ठीक है, तो आपका एफ और जी क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे ही डोमेन पर ही इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा था, यहाँ पे मैंने देखा था कि जो मेरा इसका लिमिट पॉइंट आ रहा था 0, और 0 क्या कर रहा था मेरा, इसे आपसे मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 0 बिलोंग कर रहा था किसके पास, सी के पास बिलोंग कर रहा था। ठीक है, तो हमने क्या कह दिया था कि इसका लिमिट पॉइंट इसके डोमेन के अंदर आ रहा है, तो एफ और जेड को हमने जी को किस पे इक्वल कर दिया, पूरे डोमेन पर ही इक्वल कर दिया, तो हमें ये वाला ऑप्शन क्या मिल गया, करेक्ट मिल गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, डायरेक्ट आइडेंटिटी थ्योरम पे बेस्ड था। ठीक है, तो देखिए हम इसमें पार्ट बी में दिसंबर 2019 में 2 ही क्वेश्चन आए हैं कॉम्प्लेक्स से, तो अब हम क्या करेंगे, पार्ट सी के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। अभी अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हम पार्ट सी के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।